एक दशक पहले 2014 की बात है, जब उस समय पर नरेंद्र मोदी साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, तो ओथ टेकिंग सेरेमनी में उन्होंने जो सार्क नेशंस हैं उनके लीडर्स को इनवाइट किया था। और उस समय पर सबसे बड़ी जो बात थी दैट वाज नवाज शरीफ, जो उस समय पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको भी इनविटेशन भेजा गया। एंड एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ओथ टेकिंग सेरेमनी के दौरान नवाज शरीफ जो हैं वो प्रेजेंट थे। तो जब कैंपेन और सारी चीजें चल रही थी, उस समय पर लग रहा था कि मोदी साहब जब आएंगे तो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेंगे, लेकिन पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया उस समय पर कि नवाज शरीफ को इनवाइट किया और नवाज शरीफ जो है वो इनफैक्ट यहां पर आए। तो दोनों देशों ने जो सिग्नल भेजा वो ये था कि अब दोनों देश जो हैं वो एक बदलाव चाहते हैं, रिलेशनशिप जो है उसको इंप्रूव करना चाहते हैं। मैं ये एक दशक पहले की बात कर रहा हूं। 2015 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई। ये बात है 25 दिसंबर 2015 की ऑफ कोर्स। और मोदी साहब जो हैं वो गए थे काबुल, अफगानिस्तान, और वापस आते वक्त उन्होंने ये तय किया कि वो पाकिस्तान की एक सरप्राइज विजिट करेंगे। इट वाज अनप्लान्ड, राइट, ऑन द स्पॉट उनके दिमाग में ये ख्याल आया और सारी चीजें जो है वो सॉर्ट आउट की गई, सिक्योरिटी एंड थिंग्स। फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ डिस्कशन हुई और उन्होंने कहा कि प्लीज आप आइए यहां पर, वेलकम। और एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन 2015 की ये तस्वीर है। एंड दिस वाज आल्सो ए वेरी वेरी बिग थिंग। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि भारत के प्राइम मिनिस्टर एक सरप्राइज विजिट के लिए पाकिस्तान पहुंचे। और दोस्तों, जैसे मैंने यहां पर बताया 25 दिसंबर, ये मेंशन मैंने इसलिए किया है क्योंकि उसके कुछ दिनों के बाद ही 2016 में, टू बी प्रिसाइज 2 जनवरी 2016, 2 से लेकर 5 जनवरी, पठानकोट एयरबेस पर टेररिस्ट अटैक हुआ। और हर बात आपको यह पैटर्न जो है वो देखने को मिलती है। जब भी पाकिस्तान और इंडिया की जो सरकारें हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेशन को इंप्रूव करने के लिए एंगेजमेंट बढ़ाते हैं, देन यू विल फाइंड कि एक तरफ बहुत बड़ा आतंकवादी हमला एग्जीक्यूट किया जाता है और इसकी वजह से फिर रिलेशनशिप जो है वो एक लंबे समय तक खराब हो जाते हैं। आप 26/11 के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी डिटेल्स जानते होंगे, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि जब 26/11 हुआ उससे पहले का एक हफ्ता अगर आप देखेंगे, यू विल फाइंड कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशन को इंप्रूव करने के लिए दोनों सरकारों ने काफी ज्यादा कोशिशें की थी। इससे पहले, कुछ दिनों पहले की बात है, मैंने एक वीडियो डिलीवर किया था और उसमें मैंने आपको बताया था ना कि कैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब पाकिस्तान जाते हैं, एक बस की राइड लेते हैं, राइट, वहां पर पहुंचते हैं और उसके कुछ समय के बाद ही जो पाकिस्तान के उस समय के जो जनरल थे परवेज मुशर्रफ, उन्होंने कारगिल युद्ध की शुरुआत करवा दी। तो 26/11 के दौरान भी ऐसा ही हुआ था। एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली थी और 26/11 हुआ और रिलेशनशिप जो है वो लंबे समय के लिए खराब हो गया। दोस्तों, एज वी नो के मोदी 3.0 जो सरकार है उसकी शुरुआत हो चुकी है। मेरा नाम है प्रशांत मामानी, यू वॉचिंग स्टडी ग्लोज, और आज हम इंडिया और जो दुनिया के साथ इंडिया के रिलेशंस हैं उसको समझने का प्रयास करने वाले हैं। आज की डिस्कशन जो है इट्स अबाउट इंडियाज डिप्लोमेसी, पाकिस्तान के साथ क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, नेबरहुड को लेकर क्या सिग्नल दे रहा है भारत, जो बड़े बड़े पावरफुल देश हैं उनके साथ हम कैसे एंगेज करना चाहते हैं, और यूएनएससी के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। हमारे एस जयशंकर साहब ने जो लेटेस्ट एक स्टेटमेंट दिया है, एज यू नो के ही इज द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं और कंटिन्यूएशन में उनको रखा है। 2.0 में भी वो मिनिस्टर थे और 3.0 में भी वो फॉरेन मिनिस्टर हैं। एंड यू नो के वो इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर रह चुके हैं, राइट, एक सीजन डिप्लोमेट हैं, तो इनको डिप्लोमेट टर्न्ड पॉलिटिशियन कहा जाता है। तो जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने दो चीजें बताई हैं। एक है भारत फर्स्ट, जो फॉरेन की पॉलिसी है उसका जो एक गाइडिंग लाइट है, गाइडिंग एक्सियोम जो है, दैट इज नंबर 1 इज भारत फर्स्ट एंड सेकंड थिंग जो है दैट इज वासुदैव कुटुंबकम। ये दो चीजें जो हैं इनको लेकर भारत मोदी 3.0 में आगे बढ़ेगा व्हेन इट कम्स टू फॉरेन पॉलिसी, राइट। इसी के साथ साथ आज की जो हमारी डिस्कशन है उसमें हम देखेंगे कि जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, जो बड़ी बड़ी प्रायोरिटीज है भारत के सामने, वो क्या है। सो सबसे पहली जो बात आती है ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स टू फॉरेन पॉलिसी, तो पाकिस्तान, राइट। पाकिस्तान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन द सेंस कि पाकिस्तान अगर पीसफुल है, पाकिस्तान का डेवलपमेंट हो रहा है, पाकिस्तान टेररिज्म पर काम कर रहा है, तो ये सारी चीजों की एक डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो हमें हमारे देश भारत पर देखने को मिलती है।
तो दोस्तों 2014 में क्या हुआ था वो तो हमने देखा। अब नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने जो एक्स है उस पर एक ट्वीट किया है, मैं यहां पर एक्स कहूं या फिर ट्वीट कहूं, ट्विटर कहूं, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम प्लेटफॉर्म। तो नवाज शरीफ ने ट्विटर पर यह कहा है कि ही इज कमिटेड, और याद रखिए आज नवाज शरीफ जो हैं उनके भाई शहबाज शरीफ जो हैं इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। नवाज शरीफ एक लंबे समय तक आउट ऑफ पाकिस्तान थे, लंदन में रहते थे, अब वो वापस आ चुके हैं। उनके खिलाफ कुछ केसेस चल रहे थे, अप्स एंड डाउन्स, राइट। इमरान खान वाज इन चार्ज, तो ही इज अगेंस्ट नवाज शरीफ, नवाज शरीफ इज अगेंस्ट इमरान खान। उनका जो भी पॉलिटिक्स चल रहा है, फॉरगेट अबाउट इट, फोकस ऑन दिस थिंग कि वो बाहर थे एक लंबे समय तक, नाउ इज बैक इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान में एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति है नवाज शरीफ, ही इज वेरी फेमस एज वेल टुडे। तो उनके भाई प्राइम मिनिस्टर हैं और नवाज शरीफ खुद प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो उन्होंने कहा है कि ही इज कमिटेड टू रिप्लेसिंग हेट विथ होप। उन्होंने जो कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज दिया प्राइम मिनिस्टर मोदी को फॉर द थर्ड टर्म, उन्होंने कहा कि हम हेट को, नफरत को एक आशा से रिप्लेस करने के लिए तैयार हैं। भारत जो है उसका स्टैंड भी यही है। इंडिया चाहता है कि दोनों देशों के बीच में रिलेशंस इंप्रूव हो जाए, लेकिन भारत की जो पहली कंडीशन है दैट इज कि ये जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, पाकिस्तान इज वर्ल्ड लीडर इन एक्सपोर्टिंग टेररिज्म। एक रिपोर्ट भी आया था आज से कुछ सालों पहले का, एक रिपोर्ट था, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए थे कि अगर दक्षिण अमेरिका में भी कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो उसकी भी लिंक्स जो है वो आपको पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई मिलती है। ये खालिस्तान और जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं अलग अलग जगहों पर, जो धमकियां दे रही है, तो उनके भी रूट्स जो है यू विल फाइंड पाकिस्तान में है। और जो सो कोल्ड जो सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन है, जो सो कोल्ड खालिस्तान चाहते हैं या फिर जो उनका एक विचार है खालिस्तान को लेकर, तो यू विल फाइंड के जो निज्जर हैं तो वो कुछ लोगों को पाकिस्तान भेजता था फॉर ट्रेनिंग, राइट। टेररिज्म और जो आतंकवादी हमले करने हैं तो उसके लिए जो मिलिट्री ट्रेनिंग चाहिए, सारी चीजें पाकिस्तान में लंबे समय से होती आई है। तो भारत का जो स्टैंड है, और हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर साहब ने भी यह कह दिया है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म गुड नेबर की निशानी नहीं है। अगर आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहे हैं तो यू आर नॉट ए गुड नेबर। और भारत ने एक लंबे समय से यह कहा है, या तो आप टेररिज्म को चूज कीजिए या तो फिर आप टॉक को चूज कीजिए। अगर आप टेररिज्म कर रहे हैं तो फिर आपके साथ बातचीत नहीं होगी, और अगर आपके साथ बातचीत हो रही है तो फिर टेररिज्म नहीं होना चाहिए। दूसरी जो एक इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज एक एससीओ की मीटिंग होने वाली है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कजाकिस्तान में यह मीटिंग समिट होने वाली है, और इस समिट में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जाने वाले हैं। और इस पर्टिकुलर समिट में जो उनके काउंटर पार्ट शहबाज शरीफ हैं वो भी एससीओ की समिट को अटेंड करेंगे। तो ये एससीओ की जो आने वाली समिट है उसमें ये दोनों नेता एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं, और ऐसे समय में अगर दोनों एक दूसरे के साथ हैंडशेक भी करते हैं, राइट, या फिर फोटो खिंचवाते हैं, तो दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड ए बिग थिंग कि 3.0 में शायद रिलेशंस जो हैं उनको एक नई दिशा मिले। लेकिन देयर आर फ्यू थिंग्स, कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं। देखिए, नंबर 1 जो है दैट इज नवाज शरीफ जो है वो होप की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो ऑफिशियल पोजीशन है आर्टिकल 370 को लेकर, दैट इज नॉट इन लाइन विथ जो नवाज शरीफ ने कहा है। यू नो कि हमने आर्टिकल 370 जो है उसको हटा दिया, इट इज लेजिट, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया इसको। तो ये सारी चीजें हमारे देश में हुई, पाकिस्तान ने हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कट कर दिए, ट्रेड टाइज कट कर दी, हाई कमिश्नर जो है तो उनको वापस बुला लिया। तो उनकी जो ऑफिशियल पोजीशन है इट्स गोइंग टू बी एन हर्डल। दूसरी चीज, अभी हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में बात कर रहे थे। 9 जून 2024 को क्या हुआ जम्मू एंड कश्मीर में, एक टेरर अटैक हुआ। तो टेररिज्म और ये सारी चीजें आज भी चल रही हैं। तीसरी चीज, जम्मू एंड कश्मीर जो है ये भारत के कंट्रोल में है। वी हैव गॉन थ्रू मेनी डिफरेंट नंबर्स, फैक्ट्स। हम जानते हैं कि पहले जो आतंकवादी हमले होते थे, जो सिक्योरिटी की इश्यू, पत्थरबाजी, ये सारी चीजें ड्रॉप डाउन हो चुकी है। तो भारत का जो एक कंट्रोल है और यहां पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जो है ये रीजनेबली गुड है। तो भारत क्यों चाहेगा कि वो पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार का नेगोशिएशन करे, और इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से भी कोई इतना बड़ा खास प्रेशर भारत को है नहीं। फोर्थ जो चीज है दैट इज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो भारत सरकार का जो स्टैंड है तो उसी की लाइन में है। तो भारत इज नॉट अंडर एनी प्रेशर फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट इधर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है, डीप स्टेट का मतलब है वहां की आर्मी प्लस ISI, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। क्या ये दोनों, इसमें आर्मी सुपीरियर है और ISI जो है वो आर्मी के लिए ही काम करती है, आप समझ लीजिए। तो आर्मी और ISI जो है, क्या नवाज शरीफ का जो व्यू पॉइंट है उसी व्यू पॉइंट को सपोर्ट करती है आर्मी और ISI, जो डीप स्टेट है पाकिस्तान का?
अगर नहीं तो फिर कितने भी स्टेटमेंट्स आप दे दीजिए या फिर वहां के प्राइम मिनिस्टर और उनका ग्रुप जो भी चाहता है वो नहीं होगा, एज वी हैव सीन इन द पास्ट एज वेल। अब दोस्तों पाकिस्तान की बात हो गई, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेबरहुड इन जनरल। तो देखिए जो की प्रायोरिटीज उसके बारे में हमें ये जो गेस्ट लिस्ट है उससे ही पता चल जाता है, राइट। अफगानिस्तान और पाकिस्तान छोड़ दें तो यू विल फाइंड कि हमने मालदीव्स जो है उस पर काफी फोकस किया, राइट। मुइज्जू वाज हियर, प्रेसिडेंट मुइज्जू वाज हियर और ही इज प्रो चाइना, एंटी इंडिया। तो इनके साथ रिलेशनशिप, मालदीव्स जो है वी डोंट, देखिए सेंटिमेंटली हम एज ए सिटीजन कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आप डिप्लोमेट हैं, अगर आप फॉरेन सर्विसेज को समझते हैं, फॉरेन पॉलिसी को समझते हैं, तो वी कैन नॉट टेक इमोशनल डिसीजंस, वी हैव टू टेक रैशनल डिसीजंस, राइट। तो जो रैशनैलिटी है वो क्या कहती है कि अगर हमारी कुछ कोशिशों से, कुछ मेहनत करने से अगर मालदीव जो है वो प्रो चाइना भले रहा लेकिन एटलीस्ट वो एंटी इंडिया ना हो, इतना भी हो जाए, देन एज वेल इट विल बी गुड। एंड देन वी विल वेट एंड वॉच कि वहां पर सरकार जब चेंज होगी, जब भी चेंज होगी, तब कोई प्रो इंडियन सरकार वहां पर बने। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। ये इट्स नॉट लाइक जो हमारे सोसाइटल रिलेशन है कि आप मुझसे बात नहीं करें तो मैं भी आपके साथ बात नहीं करूंगा। डिप्लोमेसी इज नॉट लाइक दैट। फिर भूटान की बात करें तो भूटान जो है वो एक चाइना के साथ एक बॉर्डर एग्रीमेंट करना चाहता है और इसमें भारत बस यही चाहता है कि भारत का जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उसके साथ किसी भी प्रकार का इश्यू ना हो। एंड वी आर देयर फॉर भूटान ऑलवेज, राइट। भूटान हमारे एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन भारत हमेशा भूटान को अपना एक राज्य ही मानकर चल रहा है। भूटान हमारा अपना ही है। वी नो के भूटान इंडिपेंडेंट देश है, लेकिन भाईचारा इतना है कि हम अलग इसको मानते ही नहीं है, राइट। देन वी हैव चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो इसमें हम फॉर एग्जांपल क्वाड के साथ मिलकर और दूसरे जो लाइक माइंडेड देश हैं उनके साथ मिलकर चाइना का ये जो एक एग्रेसिवनेस है, जो दबदबा है, इसको थोड़ा कम या फिर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू बिग पावर्स, राइट। तो सबसे पहले बात आती है यूएसए की। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो व्यक्ति हैं ये है यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवान। वो भारत की यात्रा पर आ रहे हैं नेक्स्ट वीक और दोनों देशों के बीच में आईसेट के बारे में बात होगी, दैट इज इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। बहुत सारी ऐसी क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है वो भारत यूएसए से चाहता है। और आईसेट जो है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सपांडिंग टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन। तो दोनों देशों के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं वो आईसेट को लेकर डिस्कशन करेंगे। इसका रिव्यू हम करने वाले हैं कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या चीजें इसमें की जानी चाहिए, थिंग्स लाइक दैट। और इसी दौरान सुलेमान साहब और डोवाल साहब के बीच में गुरपतवान सिंह पन्नून वाला जो केस है इसको लेकर भी डिस्कशन होगी और मेक श्योर किया जाएगा कि ये जो केस है मर्डर फॉर हायर प्लॉट और जो भी चीजें हैं, तो इन चीजों को लेकर दोनों देशों के रिलेशनशिप जो है वो खराब नहीं होने चाहिए। रशिया की बात करें तो हम यूएसए के साथ रिलेशंस मेंटेन करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर हम यूएसए जो है वही करेंगे। नो, हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, सामरिक जो एक स्वतंत्रता है, इसके साथ भारत किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहता है। रशिया के साथ भी हम अपने रिलेशनशिप को बिल्डअप करते ही जाएंगे। और इनफैक्ट इस साल ब्रिक्स की समिट जो है वो मॉस्को में होगी, तो होपफुली प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो मॉस्को की यात्रा पर जाएंगे और इसके साथ साथ दूसरी बार उनको जाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ इंडिया रशिया एनुअल समिट। हर साल दोनों देशों के बीच में ये समिट होती है, तो एक साल वहां के राष्ट्रपति यहां पर आते हैं और दूसरे साल भारत के प्रधानमंत्री वहां पर जाते हैं। तो इस प्रकार की चीजें हर साल होती है, एक लंबे समय से यह परंपरा चली आई है। युद्ध को लेकर, जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, गाजा में जो चल रहा है, तो इसको लेकर भारत का स्टैंड पहले से क्लियर है। डिप्लोमेसी डिस्कशन से और पीस जो है उसको सबसे बड़ी प्रायोरिटी भारत देकर चल रहा है, तो यही चीजें जो है वो भारत प्रमोट करेगा। फ्रांस के साथ हम डिफेंस कोऑपरेशन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। यूके जो है उसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स यूके आल्सो वांट्स अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद आवर कंट्री इंडिया। तो बिग पावर्स के साथ ये एंगेजमेंट्स जो है वो भारत कर रहा है। रही बात यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की, याद रखिए ये जो भी पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए ये क्या है, ये जो मोदी सरकार है, मोदी गवर्नमेंट 3.0 जो है उसमें भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। तो यूएनएससी में भारत चाहता है कि अभी जो P5 हैं जिनके पास एक वीटो पावर भी रहता है, तो भारत चाहता है कि भाई हमें परमानेंट मेंबरशिप मिले और ऑफ कोर्स हमें वीटो पावर भी मिले। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में हमें परमानेंट मेंबरशिप मिले, वीटो पावर ना मिले, और उसके बाद सेकंड स्टेप जो है वो हम वीटो पावर के बारे में डिस्कशन करें, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इंडिया डेफिनेटली वांट्स ए परमानेंट मेंबरशिप और परमानेंट सीट विथ वीटो पावर
एट यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। और यूएन को लेकर भारत का एक स्टैंड रहा है कि यूएन को रिफॉर्म करने की जरूरत है। 1945 में जो ऑर्गेनाइजेशन पैदा हुई, इतने सालों के बाद वही पुरानी टर्म्स एंड कंडीशंस, वही पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो आज के जमाने के लिए आज का अपग्रेडेड यूएन हमें चाहिए। हम हमारे फोन में भी कुछ समय के बाद जो अपग्रेड्स आते हैं तो वो अपग्रेड्स करते हैं ना, ताकि रेलेवेंट रहे। तो ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसको रिफॉर्म और अपग्रेड करने की जरूरत है। ओवरऑल एक ही चीज मैं कहना चाहता हूं कि यूएन ने बहुत सारी अच्छी चीजें भी की हैं, लेकिन जब युद्ध की बात आती है तो यूएन जो है वो बहुत सारे युद्ध को रोक नहीं पाया है। कोल्ड वॉर और उस समय पर जो अलग अलग युद्ध हुए, यूक्रेन गाजा वाला, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो यूएन को रिफॉर्म किया जाएगा तो यूएन रेलेवेंट रहेगा, तब जाकर यूएन जो है वो असरदार भी रहेगा, राइट, इफेक्टिव रहेगा। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। आई होप आज की डिस्कशन, आज का जो एनालिसिस है, इससे आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी। डियर फ्रेंड्स, मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स डिजाइन किया है, ऑनलाइन कोर्स है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। इट इज अवेलेबल ऑन स्टडी ग्लोज वेबसाइट। डू चेक आउट स्टडी ग्लोज। ये वेबसाइट जो है वो आज का जो वीडियो है उसके कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। जस्ट क्लिक ऑन दैट, गो टू आवर कोर्सेज, डू चेक आउट लिमिटलेस लीडरशिप। मैंने ही ये कोर्स बनाया है एंड यू विल फाइंड इट वेरी वेरी हेल्पफुल। And that's basically everything from my side. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.